जय दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं जनरल साइंस एमसीक्यू फॉर रेडियो ऑपरेटर पुलिस भर्ती। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस में जो रेडियो भर्ती का एग्ज़ाम है उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये साइंस की सीरीज़ शुरू की है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न की ओर से। दोस्तों पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं, इस वाले मॉक टेस्ट में आपके 20 क्वेश्चन मैं लेके आया हूं साइंस के, और क्वेश्चन संख्या 31 से लेकर 50 तक प्रश्न इसमें शामिल हैं। और आपको बता दूं दोस्तों, ये जो सीरीज है ये ऐसा नहीं है कि ये एग्ज़ाम में आएंगे, केवल आएंगे मतलब चाहे किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे आप यूपी टेट देने वाले हों दोस्तों, ये आपके सभी एग्जाम में प्रश्न आएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करता हूँ पहले प्रश्न की ओर से। क्वेश्चन संख्या 31 से स्टार्ट है। तो क्या कहा गया है इसमें, स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर फेंके जाते हैं। दोस्तों जो स्तनधारी होते हैं इसमें जो भ्रूण के उत्पाद हैं या उत्सर्जनीय पदार्थ हैं वो किसके द्वारा बाहर निकाले जाते हैं, ये प्रश्न हमें बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, अपरा या प्लेसेंटा। अपरा या प्लेसेंटा के द्वारा उत्सर्जन या पदार्थ जो भ्रूण में उत्पन्न होते हैं उनको बाहर निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों अपरा होता क्या है। अपरा आपने देखा होगा, जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके पेट से एक नाल के समान एक स्ट्रक्चर बनी होती है, एक पाइप या धागे के समान एक नाल के समान संरचना होती है, वही होता है आपका अपरा। और दोस्तों ये जो अपरा या प्लेसेंटा होता है ये 7वें माह तक शिशु के सभी अंग जो होते हैं वो अच्छी तरह से कार्य करने लगते हैं, और उनमें 8वें महीना में क्या हो जाता है, वसा का जमाव हो जाता है। तो एक शिशु को जो पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है वो किसके द्वारा होती है, वो जवाब होगा अपरा के द्वारा या प्लेसेंटा के द्वारा शिशु को पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। ये आप याद ना पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों जो महिलाओं का मतलब बच्चेदानी होती है इसका एक चर्चित या व्यापक नाम क्या है, वो होता है यूट्रस। कभी क्वेश्चन आए कि यूट्रस या इसी को हम क्या बोलते हैं, बॉम्ब। जो गर्भाशय है इसका दूसरा नाम क्या है, इसे बॉम्ब भी कहा जाता है या इसे यूट्रस भी कहा जाता है। और एक चीज़ याद रखना, जब भ्रूण विकसित होता है तो कौन से अंग का निर्माण सबसे पहले होता है। दोस्तों भ्रूण में बच्चे के सिर का निर्माण सबसे पहले होता है, ये भी आपको याद रखना। अगर आपसे पूछे कि मनुष्य का जो सामान्य मतलब गर्भधारण काल है वो कितना होता है, तो एक सामान्य गर्भधारण काल जो होता है वो 9 माह का होता है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो कभी भी विश्राम नहीं करता। दोस्तों मानव शरीर का ऐसा अंग जो कभी भी रेस्ट नहीं लेता, तो इसमें कौन सा सही होगा, यकृत, आंखें, हृदय या अग्नाशय। दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, मतलब हृदय एक ऐसा अंग है जो कभी भी आराम नहीं करता। ठीक है दोस्तों मैं बात करूँ हृदय के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि जो मानव का हृदय है, इस तरह से मान लें आप, इस तरह से हृदय है ये इसके कितने चैम्बर हैं दोस्तों, 1 2 3 4। मानव के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं दोस्तों, तो मानव के हृदय में 4 कक्षक होते हैं। ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं, ऊपर वाले भाग को बोला जाता है ऑरिकल, और नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं हम, नीचे वाले भाग को बोलते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, और ऊपर वाला भाग ऑरिकल मतलब आलिंद, और नीचे वाला भाग निलय कहलाता है। 4 चैम्बर होते हैं, ये आपको याद रखना है। दोस्तों मानव का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। दोस्तों मानव का हृदय सामान्य स्थिति में 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ये भी आप याद रखना, पूछता है आपके एग्जाम में। और मानव हृदय का भार कितना होता है, 250 से 300 ग्राम होता है। एक एवरेज वेट की अगर हम बात करें तो 250 से 300 ग्राम का इसका वेट होता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि जब मानव का हृदय एक धड़कन में धड़कता है तो कितने ml रक्त पंप करता है, तो दोस्तों एक धड़कन में 70 ml ब्लड पंप होता है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, पूछा जाता है अच्छा हृदय के चारों ओर जो झिल्ली होती है उसका नाम क्या होता है। दोस्तों हृदय के चारों ओर जो लेयर पाई जाती है उसका नाम है पेरिकार्डियम। ये पूछता है एग्जाम में कि पेरिकार्डियम झिल्ली कहाँ पर होती है। हृदय के ऊपर जो मेम्ब्रेन या जो झिल्ली पाई जाती है उसका नाम पेरिकार्डियम होता है, ये भी आप याद रखें। दोस्तों क्या आपको पता है कि हमारे हृदय की धड़कन कितने समय में बनती है। दोस्तों हमारा हृदय 72 बार धड़कता है 60 सेकंड में, तो एक धड़कन बनने में कितना समय लगेगा। दोस्तों इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.8 सेकंड। ये आप याद रखना कि एक धड़कन कितने समय बनती है, 0.8 सेकंड में बनती है। क्लियर दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो मानव का हृदय है ना ये कौन सी पेशी का बना होता है, तो कार्डियक पेशी होती है। मानव का हृदय कौन सा
पेशी का बना होता है, कार्डियक पेशी। और कार्डियक पेशी कैसी होती है? ये अनैच्छिक होती है। अनैच्छिक मतलब ये आपकी इच्छा में नहीं है, इनवॉलंटरी होती है, ये अनैच्छिक पेशी होती है। ये आप जरूर याद रखना, पूछता है आपके एग्जाम में। ठीक है दोस्तों अगर आपसे पूछे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा चैम्बर किस जीव के हृदय में होते हैं, तो आप याद है कॉकरोच के हृदय में 13 चैम्बर होते हैं। जो आपसे पूछा जाए कभी तो कॉकरोच के हृदय में 13 चैम्बर होते हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? कौन सा अंग आराम नहीं करता? हृदय। लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन एक और रूप से पूछा जाएगा आपसे। क्वेश्चन आएगा कि हृदय कब आराम करता है, तो आप याद रखना 2 धड़कनों के बीच जो समय लगता है, 2 धड़कनों के बीच लगे बीच के समय में हृदय आराम करता है। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि हृदय कब आराम करता है, तो 2 धड़कनों के बीच में जो समय लगता है उसमें हृदय आराम करता है। याद रखना, पूछता है एग्जाम में। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका लीवर की बात करूँ दोस्तों, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये आप याद रखना, सबसे बड़ी ग्रंथि। और दोस्तों हमारे शरीर के कौन से अंग में मैक्सिमम रीजनरेटिव पावर होती है? मतलब क्या है कि यदि कोशिकाएं खत्म हुई इस अंग की तो सबसे जल्दी बनेंगी। तो दोस्तों लीवर में पुनर्जनन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। लीवर की जो कोशिकाएं हैं वो डैमेज होने के बाद में सबसे जल्दी बनती है अन्य अंगों के मुकाबले में। ठीक है दोस्तों यकृत की बात करूं तो ये बाइल जूस निकालता है। पित्तरस कहाँ से निकलता है? तो निकलता है आपका लीवर से। यूरिया कहाँ से निकलता है दोस्तों? यूरिया भी कहाँ से निकलता है? लीवर से निकलता है। और ग्लाइकोजन, जो हमारी रिजर्व एनर्जी होती है, ग्लाइकोजन कहाँ पे स्टोर होती है दोस्तों? ग्लाइकोजन जो स्टोर होती है वो लीवर में ही होती है। ये आप याद रखना, ग्लाइकोजन कहाँ पर स्टोर होती है? लीवर में स्टोर होती है। और लीवर में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? हेपेटिक कोशिकाएं। लीवर जिन कोशिकाओं का बना होता है उसे हम बोलते हैं हेपेटिक सेल या हेपेटिक कोशिका, ये आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, अच्छा कोई व्यक्ति यदि ज़्यादा शराब पिएगा तो कौन से सेल खराब हो जाते हैं? उसके कूफर सेल खराब हो जाते हैं। कूफर सेल खराब होने से लीवर डैमेज हो जाता है, ये भी आप याद रखना। और कूफर सेल मेनली दारू पीने से ज़्यादा होते हैं, शराब पीने से ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे लिखा गया दोस्तों आँखें। अच्छा अगर आपसे पूछे कि मानव की आँखें कितने मेगापिक्सल की होती है, दोस्तों मानव की आँखें 576 मेगापिक्सल की होती हैं। क्लियर हुआ? चलिए, अच्छा दोस्तों आपको क्या पता है कि मानव की आँख का जो दूर बिंदु है वो कितना होता है? मानव की आँख का दूर बिंदु कितना होता है दोस्तों? मानव की आँख का दूर बिंदु अनंत होता है। मानव की आँख अनंत दूर तक की चीज़ें देख सकती है। लेकिन अगर पूछे कि निकट बिंदु, दोस्तों मानव की आँख का जो निकट बिंदु होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों मानव की आंख में रेटिना होता है। रेटिना पर प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और वास्तविक होता है। याद रखना दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि मानव की आंख का कौन सा भाग नेत्र दान करने के समय दान किया जाता है, कॉर्निया दान होता है। ये भी आप याद रखें। अच्छा मानव नेत्र गोलक का साइज कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। मानव का जो नेत्र गोलक है उसका साइज कितना है? 2.3 सेंटीमीटर होता है। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा यहाँ पे लिखा गया है ऑप्शन डी में अग्नाशय मतलब पेनक्रियाज। दोस्तों इंसुलिन कहाँ से निकलता है? इंसुलिन कहाँ से निकलता है? तो वो निकलता है आपका पेनक्रियाज से निकलता है। ये भी आप याद रखिएगा, इंसुलिन पेनक्रियाज से निकलता है। और ये अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? अग्नाशय मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि होती है। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कौन सा अंग आराम नहीं करता? हृदय आराम नहीं करता। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा चलो आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों, हृदय दिवस भी होता है, तो आपको बताना है कि वर्ल्ड हार्ट डे या हृदय दिवस कब होता है? वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है? अच्छा दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं, मैं भूल गया हूं, दुनिया में सबसे पहला कृत्रिम हृदय ये किसने मतलब ट्रांसप्लांट किया था? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड। कभी क्वेश्चन आए कि दुनिया का पहला कृत्रिम हृदय वर्ष 1924 में किसने ट्रांसप्लांट किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। चलिए फिर एक क्वेश्चन और बताना है आपको, जार्विक 7 क्या है? दोस्तों जार्विक 7 क्या था ये आपको बताना है। प्रश्न की ओर चलते हैं अगले। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ जुड़ा है? मतलब कहने का है दोस्तों कौन सा ऐसा इसमें मतलब तत्व है जो हमारे दांतों को खराब कर सकता है? दोस्तों अगर मैं बात करूं क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन या फ्लोरीन, तो यहाँ पे सही जवाब होगा आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन एक ऐसा तत्व है जो हमारे दांतों को खराब कर सकता है। दोस्तों यदि पानी में फ्लोरीन की मात्रा बढ़ेगी तो इससे हो सकता है हमें
फ्लोरोसिस, और फ्लोरोसिस जो होता है हमारे दांतों की जड़ों को खोखला कर देता है। तो ये आप याद रखना, दांतों के लिए फ्लोरीन जो होता है ये हानिकारक होता है। दोस्तों मैं बात करूँ दांतों के बारे में, अगर आपसे पूछा जाए कि मानव में कितने दांत 2 बार आते हैं जीवन में, दोस्तों 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार आते हैं। याद रखना 20 दांत 2 बार आते हैं। और एक वयस्क के मुंह में कितने दांत होते हैं, दोस्तों वयस्क के मुंह में 32 दांत होते हैं। ये भी आप याद रखिएगा, पूछ लेता है एग्जाम में। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि मानव के जो दांत होते हैं, ये दांत हैं दांत, और ये आपका भीतरी भाग है, आपका ये जो भाग है ये बोलते होता है इनेमल। मानव के दांत की ऊपरी परत इनेमल, ये मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है इनेमल। और इनेमल किसका बना होता है दोस्तों, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। इनेमल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, याद रखना। और इसका जो अंदर का भाग है वो होता है आपका डेंटाइन। दांत का अंदर का भाग डेंटाइन कहलाता है, ये भी आप याद रखना। और डेंटाइन बना होता है कैल्शियम एपेटाइट का, कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, दांतों का अध्ययन कहलाता है ओडोंटोलॉजी। दांतों का अध्ययन क्या है दोस्तों, दांतों का अध्ययन है ओडोंटोलॉजी, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। अच्छा यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों क्लोरीन। क्लोरीन जो होता है ये पेयजल को शुद्ध भी कर सकता है, मतलब जल को शुद्ध कर सकता है। आयोडीन लिखा गया है दोस्तों, आयोडीन की कमी से गोइटर या घेंगा रोग हो जाता है। और आयोडीन की कमी से हमारी जो थायराइड ग्रंथि होती है वो फूल जाती है, सूज जाती है, तो उसी रोग को क्या बोलते हैं, घेंगा। ब्रोमीन दोस्तों एक ऐसी अधातु, ये अधातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है। कमरे के ताप पर कौन सी अधातु तरल अवस्था में पाई जाती है, वो ब्रोमीन होती है। और ब्रोमीन रंग कैसा होता है इसका, ये लाल रंग की होती है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या होगा, दांतों के लिए फ्लोरीन उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन गैस का स्रोत क्या है। दोस्तों जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो कौन सी गैस उत्पन्न निकलती है, मतलब ऑक्सीजन गैस कहाँ से निकलती है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, जल के ऑक्सीकरण से क्या निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है। दोस्तों यहाँ पे आप एक डायग्राम देखें, देखो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है। जब सूर्य के प्रकाश में जो हरे पौधे होते हैं वो क्लोरोफिल की उपस्थिति में मतलब वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और जल लेकर क्या बनाते हैं दोस्तों, पौधों के लिए ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो यही विधि क्या कहलाती है दोस्तों, यही विधि कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। जब हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेकर क्या बनाते हैं, पौधों के लिए खाना बनाते हैं, तो यही विधि क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इसका जो समीकरण होता है वो क्या होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जल, फिर क्या होगा, जल का होगा दोस्तों ऑक्सीकरण, और जल के ऑक्सीकरण से क्या निकलेगी, जल के ऑक्सीकरण से निकलेगी ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड का होगा अपचयन, और इससे क्या होगी दोस्तों, इससे कार्बन डाइऑक्साइड से बनेगा ग्लूकोज, मतलब शुगर बनेगी। ठीक है दोस्तों, तो यही विधि क्या है आपकी, यही विधि है आपकी प्रकाश संश्लेषण। और यहाँ पर जो सूर्य की रोशनी होती है उसकी तरंग दैर्घ्य 400 से 700 नैनोमीटर होती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों ये जो ग्लूकोज बना प्रकाश संश्लेषण के दौरान, ग्लूकोज जो बना ये ग्लूकोज के अणु आगे चलकर स्टार्च में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्टार्च, और स्टार्च जो होता है ये पौधों में खाने के रूप में संचित हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पौधों में खाना किस रूप में संचित होता है, दोस्तों स्टार्च के रूप में ये ग्लूकोज जाके पौधों में इकट्ठा हो जाता है, और इस ग्लूकोज का कुछ भाग किसके रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, सेलुलोज के रूप में, ग्लूकोज का ही कुछ भाग सेलुलोज के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये सेलुलोज क्या काम करेगा दोस्तों, ये सेलुलोज का काम होगा कि ये पौधों की कोशिका भित्ति का निर्माण करेगा। ये जो सेलुलोज बना था ग्लूकोज से, ये पौधों की कोशिका भित्ति यानी कि प्लांट सेल वॉल का निर्माण कर देता है। तो क्लियर हुआ दोस्तों, आपको याद रखना है दोस्तों। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यदि प्रकाश संश्लेषण के बारे में पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है, दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाती है, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, ये भी आप याद रखना। और प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा कौन से रंग में होता है दोस्तों, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य में या लाल रंग की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा होता है, और सबसे कम बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य में होता है, ये भी आप याद रखना। सबसे कम बैंगनी रंग में और सबसे ज़्यादा लाल रंग में होता है। और दोस्तों प्रकाश संश्लेषण जो होता है ये मेनली पत्तियों में होता है, ये भी आप याद रखना। तो
आपको एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, एक नागफनी सुने होंगे आप, नागफनी। नागफनी एक ऐसा पौधा है, या कैक्टस एक ऐसा पौधा है, इनमें प्रकाश संश्लेषण पत्ती में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पत्तियां रूपांतरित होकर कांटों का रूप ले लेती हैं। फिर नागफनी और कैक्टस में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो तने में होता है। क्लियर हुआ? याद रखिएगा, ये तने में होता है। चलिए प्रश्न की ओर लौटते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में आपने जाना, आई होप कि आपको पता चला होगा क्या होता है प्रकाश संश्लेषण। चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? मतलब ऑक्सीजन कहाँ से आती है? जल से आती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो प्रकाश संश्लेषण होता है ना, उसमें जो क्लोरोफिल है उसमें मैग्नीशियम धातु होती है। ये आप याद ना, कहीं पूछा जाए आपसे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से वे रुधिर कणिकाएं कौन सी हैं जो रोगों का प्रतिरोध करने में सहायता करती हैं? कहने का मतलब दोस्तों, कौन सी ब्लड सेल्स होती हैं जो हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती हैं? दोस्तों ऐसी रुधिर कणिकाओं को क्या कहा जाता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, न्यूट्रोफिल, लसिका। तो इसका सही होगा दोस्तों श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य काम होता है हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बनाए रखना। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जो होती हैं ये हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती हैं। और डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोलते हैं? इनको बोला जाता है बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड, बॉडीगार्ड ऑफ अवर बॉडी। हमारे शरीर का सुरक्षा गार्ड किसे कहा जाता है? वो डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है। दोस्तों डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम क्या होता है? डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। कभी क्वेश्चन आए कि डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम क्या है? ल्यूकोसाइट होता है। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो डब्ल्यूबीसी होती है ना, ये 5 प्रकार की होती हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। ये 5 प्रकार की होती है दोस्तों। अब इसमें देखो सबसे पहले आपको याद रखना न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल का काम क्या होता है दोस्तों? ये फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड टू बैक्टीरिया वायरस, मतलब एक वायरस को या बैक्टीरिया को पहचानने का काम किसका है? वो होता है न्यूट्रोफिल का। फिर इओसिनोफिल। इओसिनोफिल क्या बताएगी दोस्तों? इओसिनोफिल नोन फॉर दियर रोल एलर्जी सिम्टम्स, और ये एलर्जी को क्रिएट करेगी। छींक लेके आएगा न्यूट्रोफिल या सॉरी इओसिनोफिल। यदि हमारे शरीर में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो उसको बाहर करेगी एलर्जी के थ्रू करके। बेसोफिल नोन फॉर दियर ये लिखा हुआ है नॉन फॉर दियर रोल इन अस्थमा, और ये अस्थमा में कार्य करती है। ये भी आप लिम्फोसाइट दोस्तों फाइट इन्फेक्शन। हमारे शरीर में इन्फेक्शन से लड़ने वाली डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है? दोस्तों हमारे शरीर में इन्फेक्शन से लड़ने वाली डब्ल्यूबीसी होती है लिम्फोसाइट। याद रखना। अच्छा यहाँ पे लिखा गया दोस्तों मोनोसाइट। मोनोसाइट का मतलब क्लीन अप एंड डेड सेल। हमारे शरीर में जो मृत कोशिकाएं होती हैं या जो संक्रमित चीज़ें थी उनको मार के ये बाहर कर देती है। तो मोनोसाइट जो होती है ये एंटीबॉडी का निर्माण करती है। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये 5 प्रकार की वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, ये आप याद रखना। दोस्तों आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीसी, इसको कलर चेंज कर लेते हैं, कि आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी अनुपात प्लेटलेट्स, इनका अनुपात कितना होता है? ये आता है एग्जाम में कि आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी अनुपात प्लेटलेट्स का अनुपात कितना होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, एक डब्ल्यूबीसी पर आरबीसी होते हैं 600, और इनके साथ में जो प्लेटलेट्स का अनुपात है वो होता है 40। तो 600 अनुपात 1 अनुपात 40 ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का अनुपात होता है। याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600 अनुपात 1, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का अनुपात 1 अनुपात 40। क्लियर हुआ? चलिए प्रश्न को लौटते हैं फिर। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? श्वेत रक्त कणिकाएं। अच्छा यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं, इनका जो जीवन काल होता है वो होता है आपका 120 दिन। और डब्ल्यूबीसी का कितना होता है दोस्तों? डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 13 से 20 दिन। ये भी आप याद रखना। लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन में आयरन धातु होती है, जिसके कारण मानव के खून का रंग लाल होता है। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा दोस्तों रुधिर का पीएच मान कितना होता है? 7.4। रुधिर का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। नेक्स्ट प्रश्न, ईईजी का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? दोस्तों ईईजी क्या होता है? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी इसको बोला जाता है। और ईईजी जो होता है ये जो हमारा मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क की जो कार्य प्रणाली है उसकी जांच करने के लिए किया जाता है। मस्तिष्क में होने वाले जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स हैं उनकी मूवमेंट क्या है, उनकी एक्टिविटी क्या है, उसकी जांच करता है हमारा ईईजी। तो ईईजी का संबंध किससे है? मस्तिष्क से होता है। ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे मस्तिष्क की यूनिट क्या होती है, हमारे ब्रेन की यूनिट होती है न्यूरॉन।
न्यूरॉन जो होती है ये हमारे मस्तिष्क की इकाई होती है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, हमारे मस्तिष्क में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है न्यूरॉन कहा जाता है। क्लियर हुआ दोस्तों। अच्छा, ये तो हो गया न्यूरॉन। अगर आपसे पूछे कि मस्तिष्क को कवर करने वाली जो झिल्ली है वो कौन सी है, उसको बोलते हैं मेनिनजिस। मेनिनजिस कहा जाता है। याद रखना कि हमारे मस्तिष्क में जो लेयर पाई जाती है वो कौन सी है, मेनिनजिस होती है। अच्छा दोस्तों, हमारे शरीर में बुद्धि का केंद्र, सोचने समझने की शक्ति सब कहाँ होती है, मस्तिष्क में होती है। क्लियर हुआ। अच्छा चलिए, यहाँ पे लिखा है दोस्तों हृदय। हृदय के बारे में बात कर चुके हैं। वृक्क यानी कि किडनी। किडनी कितने पेयर होते हैं दोस्तों, एक पेयर होता है। मतलब दो किडनी होती है, एक पेयर हो गया। अगर आपसे पूछे किडनी की संरचनात्मक इकाई क्या है, तो किडनी की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है नेफ्रॉन। याद रखना, नेफ्रॉन होती है। किडनी का मेन काम होता है हमारे शरीर में जो नाइट्रोजन अपशिष्ट बने उनको बाहर निकालना। नाइट्रोजन अपशिष्ट जो होते हैं उनको बाहर निकालने का काम किडनी करती है, याद रखना। और किडनी का आकार एक सैम के बीच के समान होता है, ये भी आप याद रखिएगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। निम्नलिखित रुधिर कोशिकाओं में कौन सी एक रक्त स्कंदन करने के लिए अनिवार्य होती है। कहने का मतलब दोस्तों, कौन सी रुधिर कोशिका है जो ब्लड का थक्का जमाती है। तो दोस्तों, ब्लड का थक्का जमाने वाली रुधिर कोशिका होती है आपकी प्लेटलेट। ऑप्शन ए प्लेटलेट जो होती है इसका मेन काम होता है रुधिर का थक्का जमाना। ये भी आप याद रखेगा कि हमारे शरीर में रक्त का थक्का कैसे जमता है, कब जमेगा। देखो, इंजरी और रिमूवल ब्लड फ्रॉम वेसल। यदि हमारे शरीर में किसी तरह की चोट लगती है, मतलब इंजरी होती है, तब क्या होगा, प्रिलिमिनरी स्टेज इन क्लॉटिंग। हमारे शरीर में क्या बनने लगेगा, एक क्लॉटिंग होने लगेगी। क्लॉटिंग कैसे होगी, क्योंकि हमारी कोशिकाओं में जो प्रोथ्रोम्बिनेज है, इससे क्या निकलेगा, इससे निकलेगा प्रोथ्रोम्बिन। जब प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम आयन के संपर्क में आएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन दोस्तों, थ्रोम्बिन प्रोटीन क्या काम करेगा, जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है इसको किस में कन्वर्ट करेगा, फाइब्रिन में। और फाइब्रिन जो प्रोटीन है ये फाइबर होता है। फाइबर मतलब इसमें रेशे होते हैं, जकड़ लेता है चीज़ों को। तो फाइब्रिन जो प्रोटीन होता है ये हमारे ब्लड प्लाज्मा में घुल जाएगा। और ब्लड प्लाज्मा में जब घुलेगा तो ये क्या काम करेगा दोस्तों, ये हमारी जो रक्त बह रहा था, रक्त की कणिकाएं बह रही थी, उनको एक जाल के रूप में क्या कर देगा, बंद कर देगा, एक जाल बना देगा। और जाल बनाने के बाद में हमारा ब्लड क्या होगा, बहने से रुक जाएगा। इस तरह का एक जाल बन जाएगा जिससे जो ब्लड होगा वो बहने से रुक जाएगा। और इसी को हम क्या बोलेंगे, जब ब्लड बहने से रुक गया तो इसको हम बोलेंगे ब्लड क्लॉटिंग। तो आपको तीन चीज़ें पूछेगा। जब हमारा रक्त का थक्का बनता है, रक्त का थक्का, तो यहाँ से तीन प्रश्न पूछेगा। कौन कौन से दोस्तों, आपसे पूछेगा जब रक्त का थक्का बनता है तो इस प्रक्रिया में कौन सा विटामिन भाग लेता है। तो दोस्तों, रक्त का थक्का बनने में विटामिन के भाग लेता है। अच्छा, कौन से धातु के आयन भाग लेते हैं, कौन सी धातु होती है रक्त का थक्का बनाने में। अभी आपने ऊपर लिखा था कैल्शियम आयन, तो धातु होती है कैल्शियम Ca2+। तो रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के, धातु कैल्शियम आयन हो गए। और कौन सा प्रोटीन होता है, तो लास्ट में कौन सा प्रोटीन बना दोस्तों, फाइब्रिन बना। कौन सा प्रोटीन बना था, फाइब्रिन बना था। ये आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये सब पूरा प्रोसेस आपको याद रखना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाद में समझने के लिए। दोस्तों, आपको एक चीज़ बताता हूँ, क्या कोई रोग ऐसा भी है यदि आपको चोट लग जाए, अगर वो आपको वो रोग है तो आपको रक्त का थक्का नहीं बनेगा। कौन सा रोग होता है दोस्तों, हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है। हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जिसमें किसी व्यक्ति को यदि चोट लग जाए तो चोट लगने पर उसके रक्त का थक्का नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्योंकि हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिजीज़ होता है और इस पे हमारा जो क्रिसमस फैक्टर है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, हीमोफीलिया के खिलाफ, जो हीमोफीलिया बी होता है, इसके खिलाफ एक दवाई बनी है अभी हाल फिलहाल में, जिसका नाम है हेमेजेनिक्स। दोस्तों, हेमेजेनिक्स की एक खुराक की कीमत मैं आपको बताऊं तो 28 करोड़ रुपए की एक खुराक है इसकी। 28 करोड़ रुपए की एक खुराक हेमेजेनिक्स की। तो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि दुनिया में पहली बार जो हीमोफीलिया बी के लिए दवाई बनी हेमेजेनिक्स, जो 28 करोड़ रुपए की एक खुराक है जिसकी, ये किस देश में बनी है। आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना। और इतनी महंगी दवाई है दोस्तों, सपोज कीजिए कितनी महंगी होगी, 28 करोड़ रुपए की एक खुराक। और दोस्तों, हो भी क्यों ना हो, क्योंकि अगर आपको हीमोफीलिया है तो दोस्तों, अगर आपको थोड़ी सी भी सुई भी चुभ गई ना तो आपके पूरे शरीर का ब्लड निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि थक्का नहीं बनता इसमें। तो ये बहुत डेंजर रोग होता है। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 37 का सही जवाब क्या होगा, प्लेटलेट्स। ये रक्त का थक्का बनाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन संख्या 38, क्या कहा गया, फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी। दोस्तों, फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग दुनिया का पहली एंटीबायोटिक बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है, फ्लेमिंग को दिया जाता है। तो दोस्तों, फ्लेमिंग ने खोजा था पेनिसिलिन। ऑप्शन डी, फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी, पेनिसिलिन की खोज की थी। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों,
ये है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। दोस्तों वर्ष 1928 में इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी और पेनिसिलिन की खोज की गई थी एक कवक के द्वारा। कवक का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। ये भी आप याद रखना। फ्लेमिंग ने अचानक पेनिसिलिन की खोज की जिसने आधुनिक एंटीबायोटिक को बदल दिया था। ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों। और इन्हें जो था नोबेल पुरस्कार भी मिला था, इसी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ये भी आप याद रखें। तो पेनिसिलिन किससे बनी थी दोस्तों? कवक से बनाई गई थी। कवक का नाम क्या था? पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से क्या बनाई गई थी? नोटेटम नामक कवक से पेनिसिलिन बनाई गई थी। चलिए अगले प्रश्न को लौटते हैं। ऑप्शन डी। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है रेडियम। रेडियम की खोज किसने की थी? दोस्तों रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने। मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी के द्वारा रेडियम की खोज की गई थी। मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी के द्वारा रेडियम की खोज की गई थी, आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया निश्चेतक। निश्चेतक या एनेस्थेटिक ये क्या होते हैं दोस्तों? कोई भी ऐसा पदार्थ जिसको सूंघने पर आपको बेहोशी हो जाए या जिसका प्रयोग करने से आपको दर्द का अनुभव ना हो, वो निश्चेतक होता है। और नाइट्रस ऑक्साइड जो लाफिंग गैस होती है एक निश्चेतक होती है, आप याद रखना। चलिए अगले प्रश्न की ओर। विषाणु में क्या होता है दोस्तों? एक वायरस में क्या होता है ये हमें बताना है। तो दोस्तों वायरस में क्या चीज़ पाई जाती है? तो वायरस का सही जवाब होगा, इसमें एक तो न्यूक्लिक अम्ल होता है और प्रोटीन होता है। न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन होता है। स्ट्रक्चर देखें, ये एक वायरस की स्ट्रक्चर है। देखो दोस्तों वायरस जो होता है क्या ये सजीव है निर्जीव? तो पहली बात तो वायरस ना सजीव है और ना ही निर्जीव है, बल्कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की लिंक है। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है, मतलब सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है वायरस। एक वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है दोस्तों वो दो चीज़ें होती हैं आपकी। क्या क्या होता है? एक होता है आपका डीएनए और एक होता है आरएनए। एक वायरस में न्यूक्लिक अम्ल, और न्यूक्लिक अम्ल में दो चीज़ें होंगी आपकी, एक डीएनए और आरएनए। और इन जो जेनेटिक मटेरियल है इसके ऊपर सीडिंग होती है, कवरिंग होती है किसकी? प्रोटीन की। तो एक वायरस में सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है उसका एक तो जेनेटिक मटेरियल जो आरएनए डीएनए होता है, दूसरा उसके ऊपर जो प्रोटीन की कवरिंग होती है ये होती है आपकी। तो ये आप याद रखिएगा दोस्तों। और वायरस जो होता है ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना गया। दुनिया का पहला वायरस इवानो बस्की ने खोजा था। इवानो बस्की ने तंबाकू की पत्तियों में खोजा था जिसका नाम था टोबैको मोज़ेक वायरस। ये भी आप याद रखेगा दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया दोस्तों बैक्टीरियोफेज क्या होता है? एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को खाता है उसको हम क्या बोलेंगे? बैक्टीरियोफेज बोलेंगे, याद रखेगा दोस्तों। भारत में राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ये पुणे में है। कभी क्वेश्चन आए कि भारत में राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान या वायरस विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? पुणे में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन जो होते हैं एक वायरस के अंदर पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर। डार्विन फिंचिज का प्रयोग किस लिए किया जाता है? दोस्तों डार्विन फिंचिज जो है ये पक्षियों के लिए प्रयोग की जाती है, पक्षियों के लिए। दोस्तों फिंचिज एक प्रकार की चिड़िया होती है। देखो सारा मामला क्या है, जो डार्विन है ये इंग्लैंड के जीव विज्ञानी हैं और डार्विन जो है ये जाते हैं गैलापैगोस द्वीप पर। कहाँ पर जाते हैं? पहले मैं आपको चिड़िया दिखा दूँ वो चिड़िया है कैसी। दोस्तों ये है आपका डार्विन फिंचिज एक प्रकार की चिड़िया होती है। अब डार्विन अपने जहाज HMS बीगल, इनके जहाज़ का नाम पूछा जाता है एग्जाम में, तो डार्विन के जहाज़ का नाम था HMS बीगल। इस जहाज़ के द्वारा ये गए इक्वेडोर में, जिसका एक द्वीप पर जिसका नाम था गालापैगोस द्वीप। दोस्तों गालापैगोस द्वीप पर इन्होंने एक ही चिड़िया में कई सारे वेरिएंट देखे। और वेरिएंट क्या थे कि जो डार्विन फिंच चिड़िया है कुछ की चोंच जो थी वो मोटी थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और कुछ की नुकीली थी, कुछ की छोटी हो गई और किसकी बहुत पतली हो गई। तो डार्विन ने ये सब चीज़ें देखी कि इन चिड़ियों में एक ही प्रजाति होने के साथ साथ इतना वेरिएशन कैसा है, इतनी विविधता कैसे है। तो डार्विन ने अंदाज़ा लगाया कि ये सब नेचुरल सिलेक्शन है आपका। क्या है आपका? नेचुरल सिलेक्शन, मतलब प्राकृतिक वर्ण है। जीव अपने आप को जिंदा रखने के लिए प्रकृति के साथ ढाल रहा है, तो ये नेचुरल सिलेक्शन था आपका, नेचुरल सिलेक्शन। तो डार्विन ने इसी बेस पर नेचुरल सिलेक्शन की क्या दी? थ्योरी दी थी। नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया कि जीव अपने आप को जिंदा रखने के लिए अपने शरीर में बदलाव करता है मौसम के अनुसार या प्रकृति के अनुसार या जलवायु के अनुसार। तो इसी को क्या बोला गया? नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी डार्विन ने दी थी। और डार्विन ने अपने प्रयोग किस चिड़िया पे किए? तो डार्विन के जो प्रयोग थे वो डार्विन फिंचिज जो कि एक प्रकार की चिड़िया थी उस पर किए गए थे। क्लियर है दोस्तों? और दोस्तों डार्विन ने अपनी थ्योरी कौन सी पुस्तक में लिखी? वो थी आपकी ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज।
ऑन द ओरिजिन ऑफ दी स्पीसीज, ये डार्विन की पुस्तक थी, ये आप याद रखना। ये पूछता आपके एग्जाम में कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई, डार्विन के द्वारा लिखी गई थी। तो आई होप कि आप कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। डार्विन फिंच जो होता है एक प्रकार की चिड़िया होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, डार्विन फिंचेज, ये पक्षियों के लिए प्रयोग होता है। दोस्तों अगर आपसे पूछे ऑर्निथोलॉजी क्या है, ऑर्निथोलॉजी क्या है, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। पक्षियों के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। और दोस्तों भारत का वर्डमैन किसे कहा गया है, भारत का वर्डमैन कहा जाता है डॉक्टर सलीम अली को। डॉक्टर सलीम अली को भारत का वर्डमैन कहा जाता है। भारत में 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस भी मनाया जाता है। सलीम अली की जयंती होती है 12 नवंबर को, पक्षी दिवस। अच्छा अगर आपसे पूछे कि द फॉल ऑफ स्पैरो किसकी आत्मकथा है, द फॉल ऑफ स्पैरो, स्पैरो चिड़िया होती है, द फॉल ऑफ स्पैरो सलीम अली की आत्मकथा का नाम है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया मछली। अगर आपसे पूछे पिसी कल्चर क्या होता है, दोस्तों मछली पालन को पिसी कल्चर कहा जाता है। और मछलियों का अध्ययन कौन सा होता है, इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी ये मछलियों का अध्ययन होता है। कभी आपसे पूछे कि इक्थियोलॉजी क्या है, दोस्तों मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। दोस्तों एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो मछली होती है ना, मछली की सल्क किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। काइटिन की बनी होती है मछलियों की सल्क। और आपको एक मछली याद है, हिल्सा। दोस्तों बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली का नाम क्या है, वो है हिल्सा मछली। चलिए यहाँ पे लिखा है दोस्तों छिपकली। छिपकली का अध्ययन क्या है, सोरोलॉजी। कभी क्वेश्चन आए कि छिपकली का अध्ययन क्या है, दोस्तों छिपकलियों का अध्ययन सोरोलॉजी कहलाता है। सोरोलॉजी ये छिपकलियों का अध्ययन है, आपसे पूछा जाता है, आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। खराब गुर्दे वाले रोगियों पर प्रयुक्त डायलिसिस की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर कार्य करती है। दोस्तों जब किसी व्यक्ति का किडनी फेल हो जाए तो उस पर जो डायलिसिस अप्लाया जाता है वो होता है परासरण की क्रिया, अर्थात ओस्मोसिस। ओस्मोसिस की क्रिया अप्लाई जाती है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा क्या मतलब होता है डायलिसिस का, डायलिसिस की क्रिया में जो किसी व्यक्ति के किडनी होती है ना, वो किडनी यूरिया को बनाना बंद कर देता है या यूरिया को बाहर निकालना बंद कर देता है। यूरिया बनेगा लीवर में और लीवर से जाके ये स्टोर हो जाएगा कहाँ पे, किडनी में। और किडनी का काम होता है कि यूरिया को हमारे ब्लड से अलग करना। जब हमारा जो किडनी है वो हमारे ब्लड से यूरिया को अलग नहीं कर पाता तो इसको बोलते हैं कि किडनी फेल हो गई है। और हमारे धीरे धीरे क्या होगा दोस्तों, अगर किडनी खराब हो गई, देखो किडनी खराब हुई तो हमारे रक्त में किसकी मात्रा बढ़ेगी, यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी। और धीरे धीरे यही यूरिया किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूरिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। और यूरिक अम्ल के क्रिस्टल यदि हमारे जोड़ों पर जमा होने लगे तो हमें कौन सा रोग हो जाएगा दोस्तों, गठिया रोग हो जाएगा। क्या रोग हो जाएगा, गठिया। हमारे हाथ पैरों में दर्द रहने लगेगा, काम करने बंद हो जाएगा, हमारे हाथ पैर उठने बंद हो जाएंगे, तो गठिया हो जाता है। तो ये किडनी फेल होना बहुत मतलब एक तरीके से भयावह होता है, क्योंकि यूरिया बनेगा फिर क्या बनेगा, यूरिक अम्ल बनेगा, यूरिक अम्ल बनेगा तो आपका गठिया होगी। और किडनी फेल होने से हमारे शरीर में जो नाइट्रोजन के अपशिष्ट हैं वो बाहर नहीं निकल पाएंगे और इससे व्यक्ति को बहुत सारे रोग हो सकते हैं। तो डायलिसिस की प्रक्रिया ये परासरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव का सामान्य रक्त शुगर स्तर कितना होता है। दोस्तों मानव का सामान्य रक्त शुगर स्तर जो होता है वो होता है आपका 80 से 90 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। इसकी यूनिट जरूर याद रखना, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। अच्छा दोस्तों मानव के रक्त में कौन सी शुगर होती है, ग्लूकोज। मानव के रक्त में कौन सी शुगर होती है, ग्लूकोज होती है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। गन्ने में सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है। दोस्तों गन्ने में सुक्रोज की मात्रा कम हो जाएगी यदि, कब होगी, यदि पकने के दौरान पाला पड़ जाए। यदि पकने के दौरान पाला पड़ जाए तो गन्ने में सुक्रोज की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अच्छा सुक्रोज को ही क्या बोलते हैं हम, सुक्रोज को ही केन शुगर कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि केन शुगर या गन्ने में पाई जाने वाली शुगर कौन सी है, केन शुगर गन्ने में पाई जाने वाली शर्करा होती है। नेक्स्ट प्रश्न। रक्त के स्कंदन में कौन सा विटामिन सहायक होता है। अभी आपको बताया गया था दोस्तों पीछे ही कि ब्लड क्लोटिंग, जब रक्त का थक्का बनता है तो कौन सा विटामिन, विटामिन के। विटामिन के रक्त के स्कंदन में सहायक होता है। विटामिन ई, इसको ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। सुंदरता का विटामिन कौन सा होता है, विटामिन ई। और इसका रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, किसी की सुंदरता को टोकोमट मतलब टोकोफेरोल। टोकोफेरोल ये किस विटामिन का नाम है, तो टोकोफेरोल जो होता है वो विटामिन ई का केमिकल नाम होता है। दोस्तों विटामिन ई ये बादाम में बहुत होता है। बादाम या गेहूं का जो तेल होता है उसमें कौन सा विटामिन होता है, विटामिन ई होता है। विटामिन ए की बात करूँ तो इसका केमिकल नाम है रेटिनॉल और ये हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, रेटिनॉल विटामिन ई। और यहाँ पर लिखा गया विटामिन सी, दोस्तों इसको कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड।
विटामिन सी का जो केमिकल नाम है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन सी जो होता है केवल हमें प्लांट फूड से प्राप्त होता है। प्लांट फूड मतलब ऐसा खाना जो हमें केवल पौधों से मिलता है। तो जानवरों से जो हमें मांस प्राप्त होता है, मांस में कौन सा विटामिन नहीं होता और दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? दोस्तों दूध में विटामिन सी और मांस में विटामिन सी नहीं होता। ये भी आप याद रखिएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है जिसमें मसूड़ों से खून आने लगता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन बी। दोस्तों विटामिन शब्द किसने दिया था? फंक ने। विटामिन शब्द किसने दिया था? फंक ने दिया था, याद रखिएगा। एक को सूची 2 से मिलाना है। क्वेश्चन संख्या 45 क्या कहा गया? आनुवांशिकी का जनक कौन है? मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवांशिकी का जनक है। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस। जीवाणु विज्ञान का जनक फादर ऑफ जूलॉजी रॉबर्ट कोच। प्राणी जगत का जनक कौन है? तो प्राणी जगत जो है ये जॉन रे। प्राणी जगत जॉन रे। तो आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मिला लीजिएगा बाद में, एक बार दोबारा देख लीजिए फिर इसको। आनुवांशिक जनक मेंडल, चिकित्सा शास्त्र हिप्पोक्रेटस, जीवाणु विज्ञान रॉबर्ट कोच और प्राणी जगत जॉन रे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की एक भाषा नहीं है? दोस्तों कंप्यूटर की भाषा कौन सी नहीं है? तो इसमें सही होगा आपका ऑप्शन ए, फास्ट कंप्यूटर की भाषा नहीं है। बाकी सारी आपकी कंप्यूटर की भाषाएं, ये भी आप याद ना। दोस्तों बेसिक भाषा से क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी भाषा को कंप्यूटर में नींव का पत्थर कहा जाता है। तो कंप्यूटर की कौन सी भाषा है जिसे नींव का पत्थर कहा गया? अन्य भाषाओं के लिए नींव का पत्थर है बेसिक। ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो फॉर्ट्रॉन थी ये पहली विकसित भाषा है, पहली कंप्यूटर की भाषा कौन सी थी? वो फॉर्ट्रॉन थी। ये भी आप याद रखें। दोस्तों कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब होता है? तो कंप्यूटर लिटरेसी डे ये हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व में। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? संगणक। और कंप्यूटर का जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर में वायरस क्या होता है? अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 47। दोस्तों कंप्यूटर का वायरस क्या है? तो कंप्यूटर का वायरस एक प्रोग्राम होता है जो सॉफ्टवेयर को हानि पहुंचाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। याद रखना कंप्यूटर का वायरस क्या है दोस्तों? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो अन्य सॉफ्टवेयर को हानि पहुंचाता है। और दोस्तों वायरस की एक खास बात यह है कि जो कंप्यूटर वायरस है ना ये ऑटोमेटिक ही आता है। ये किसी मतलब ऑटोमेटिक आएगा और अपनी जो कॉपी होता है उसको करता रहता है और उसके बाद में जो हमारी फाइलें होती हैं उसको डैमेज कर देता है। तो ये आप याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों कंप्यूटर में जो वायरस होता है क्या आपको पता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? वायरस की फुल फॉर्म क्या है? तो मैं बताता हूँ दोस्तों, आप नोट कर लेना इसको। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वायरस बराबर क्या होता है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ये अंडर है, अंडर सीज। तो ये आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। आपसे पूछा जाए कभी कि कंप्यूटर वायरस की खोज मतलब उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। चलिए बात करते हैं दोस्तों कंप्यूटर के वायरस के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? दोस्तों दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस था और यह था आपका क्रीपर। दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस का नाम क्या था? क्रीपर था। और क्रीपर कब बना था? 1971 में पहली बार क्रीपर बनाया गया था रॉबर्ट थॉमस के द्वारा दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस बनाया गया और इसका नाम रखा गया था क्रीपर। याद रखना, पूछ लेता है एग्जाम में कि क्रीपर जो था ये दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पठनीय स्मृति भंडारण युक्ति है? दोस्तों एक ऐसी मेमोरी जो आप पढ़ सकते हैं, तो कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, फ्लॉपी डिस्क जो होती है ये पठनीय मेमोरी होती है। ये आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा गया प्रयोक्ता के प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच निम्नलिखित में से मीडिएटर के रूप में कौन कार्य करता है? दोस्तों एक प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच जो कार्य करता है वो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए आपके लिए क्वेश्चन ये है, कम से कम आप 5 ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम लिख के मुझे बताइएगा। जैसे लाइनक्स है, माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट भी एक सिस्टम है आपका, विंडोज़ 10, ये आपके क्या है आपके सब ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कम से कम 5 ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम मुझे बताइएगा लिख के। ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा है कंपाइलर। क्या आपको पता है कंपाइलर क्या होता है? दोस्तों कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो
अनुवाद करने के काम आता है, ट्रांसलेट करता है। मतलब एक हाई लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने वाली जो युक्ति है वो कंपाइलर होता है। हाई लैंग्वेज से मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने वाली युक्ति है आपका कंपाइलर। याद रखना, ये पूछ लेता है एग्जाम में। तो कंपाइलर क्या है? एक प्रकार का ट्रांसलेटर होता है। क्या होता है? ट्रांसलेटर होता है। याद रखना, पूछ सकता है। चलिए 50 क्वेश्चन और आज का ये अंतिम प्रश्न है, बिट क्या है? दोस्तों बिट क्या है ये हमें बताना है। दोस्तों कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? बिट कहलाती है। एक कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वो होती है आपकी बिट। क्लियर हुआ? दोस्तों एक बिट, बिट क्या होता है कि बिट एक बाइनरी और एक बाइनरी प्लस डिजिट, एक बाइनरी प्लस डिजिट का मिश्रण होता है। मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको कि बिट क्या है दोस्तों? बिट बराबर होता है एक बाइनरी प्लस डिजिट का मिश्रण। तो इसको आप क्या बोलेंगे? बिट। कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई बिट होती है दोस्तों, ये आप याद रखना। और बिट को हम और क्या बोल सकते हैं? बिट को हम कह सकते हैं द्विआधारी अंक। ठीक है दोस्तों, द्विआधारी अंक का मतलब क्या है दोस्तों? जब हम बात करते हैं बिट के संदर्भ में, तो बिट में दो चीज़ें हम नोट करते हैं, एक 0 और एक 1। यदि हमारे कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम चल रहा है या सप्लाई ऑन है या कोई परिपथ ऑन है, तो उसको हम कहेंगे 1 से, और परिपथ बंद हो चुका है, सप्लाई बंद हो चुकी है, तो वो 0 होता है। याद रखना। और ये दोनों ही द्विआधारी अंक होते हैं जो बिट से संबंधित होते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर में जो एक निबल होती है, एक निबल में कितने बिट होते हैं? दोस्तों कंप्यूटर के एक निबल में 4 बिट होते हैं। याद रखना, कभी आपसे पूछा जाए एक निबल बराबर 4 बिट, और एक बाइट बराबर, दोस्तों एक बाइट बराबर होते हैं आपके 8 बिट। एक बाइट बराबर 8 बिट। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। दूसरा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कभी कि कंप्यूटर में 1 किलो बिट बराबर कितने बाइट होते हैं, तो कंप्यूटर में 1 किलो बिट बराबर 1000 बिट होते हैं। 1000 बिट, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि 1 किलो बाइट बराबर कितने बाइट, तो 1 किलो बाइट बराबर 1024 बाइट। 1024 बाइट। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि 1 मेगाबाइट बराबर, तो 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट। 1024 किलोबाइट। अगर आपसे पूछे कि 1 गीगाबाइट बराबर, तो 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट। ये सब बिंदु आपको याद रखने हैं, ये कंप्यूटर की सारी यूनिट होती हैं। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक थी। आई होप लास्ट प्रश्न था, और मुझे ऐसा विश्वास है कि आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा इस सेशन के थ्रू। तो आशा करता हूँ आप सब इसको पसंद करेंगे, एंजॉय करेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है, फिर तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपका क्या सुझाव है आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो सीरीज़ है ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, और आप इसको कंटिन्यू देखें। तो जल्दी मिलूंगा आपको SSC GD के मॉक टेस्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ GK पॉइंट।